हाय एवरीवन। आज के करंट अफेयर्स में आपका स्वागत है। आज का पहला करंट अफेयर्स है, हाल ही में जारी हेनली पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में भारत का रैंक क्या है। पहला है 80वां रैंक, दूसरा है 82, तीसरा है 85 या ऑप्शन डी 90। इसका सही जवाब हो जाएगा 85। हेनली पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में भारत का रैंक है 85। आइए देखते हैं। हाल ही में हेनली पासपोर्ट सूचकांक 2025 के अनुसार दुनिया के सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट की सूची में भारत पिछले साल से 80 से फिसलकर 85 के स्थान पर आ गया, अर्थात 5 अंक और नीचे गिर गए। सिंगापुर ने दुनिया के सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट के रूप में अपना दर्जा बरकरार रखा। वही अमेरिका के पासपोर्ट रैंक 2024 में 7वें स्थान पर था और 2025 में वो 9वें स्थान पर चला गया, 2 रैंक नीचे चला गया। वही पाकिस्तान के 5वें साल दुनिया के सबसे खराब पासपोर्ट इंडेक्स में रहा, 4थे स्थान पे। वही 2025 में अफगानिस्तान सबसे निचले पायदान पे रहा। हेनली पासपोर्ट सूचकांक के बारे में देखते हैं। ये यूनाइटेड किंगडम में स्थित हेनली एंड पार्टनर्स फर्म हेनली पासपोर्ट सूचकांक जारी करता है। हेनली पासपोर्ट इंडेक्स इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन से प्राप्त आंकड़ों के आधार पर यह तैयार करता है। किसी देश के सूचकांक में स्थान उन देशों की संख्या के आधार पर तय की जाती है जो उस देश के नागरिकों को वीजा मुक्त यात्रा की अनुमति देता है। इस सूचकांक में दुनिया के 199 देशों के पासपोर्ट और 227 ट्रैवल डेस्टिनेशन शामिल होती है। सूचकांक में हर महीने अपडेट किया जाता है। आइए देखते हैं। इस साल में पहले स्थान पर रहा सिंगापुर, दूसरे स्थान पर रहा जापान और तीसरे स्थान पर है फ्रांस, जर्मनी, इटली, स्पेन, फिनलैंड और दक्षिण कोरिया। वही 9वें स्थान पर है संयुक्त राज्य अमेरिका और एस्टोनिया। भारत का स्थान है 85। अगला करंट अफेयर्स देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा देश कंप्रिहेंसिव एंड प्रोग्रेसिव एग्रीमेंट फॉर ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप का 12वां सदस्य देश बना है। ऑप्शन ए है ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन बी है संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑप्शन डी है यूनाइटेड किंगडम, ऑप्शन डी है भारत। इसका सही जवाब हो जाएगा यूके। यूके सीपीटीपीपी का 12वां सदस्य देश बन गया। आइए देखते हैं ये न्यूज में क्यों था। 12 दिसंबर 2024 को यूनाइटेड किंगडम आधिकारिक तौर पर ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप के लिए व्यापक और प्रगतिशील समझौतों का 12वां सदस्य देश बन गया है, जो व्यापार की नीति में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित होगा यूके के लिए। सीपीटीपीपी के बारे में जानते हैं कि ये 11 देश इसमें शामिल है। ऑस्ट्रेलिया, ब्रुनेई, कनाडा, चिली, जापान, मलेशिया, मेक्सिको, न्यूजीलैंड, पेरू, सिंगापुर और वियतनाम। इंडिया अभी तक इस समूह का सदस्य नहीं है। इससे आर्थिक प्रभाव क्या पड़ेगा। 2022 में सीपीटीपी देशों को ब्रिटेन का निर्यात 64.7 बिलियन पाउंड तक पहुंच गया था। सदस्यता से ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था में सालाना 2 बिलियन पाउंड की वृद्धि होने की उम्मीद है। इसका महत्व क्या है। ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप के विस्तार में ब्रिटेन की भूमिका बढ़ गई है, जिसमें चीन, इंडोनेशिया, ताइवान, कोस्टा रिका के आवेदन भी शामिल है। ये देश भी इसमें शामिल होने के लिए आवेदन किए हुए हैं। चलिए अगला न्यूज देखते हैं। हाल ही में किस स्थान पर भारत की पहली ग्रीन हाइड्रोजन हब प्रोजेक्ट की आधारशिला रखी गई है। ऑप्शन ए है विशाखापट्टनम, ऑप्शन बी है पुदीमदका, ऑप्शन सी हैदराबाद, ऑप्शन डी तिरुपति। इसका सही जवाब हो जाएगा पुदीमदका। हाल ही में भारत की पहली ग्रीन हाइड्रोजन हब पुदीमदका में इसका फाउंडेशन रखा गया है। देखते हैं न्यूज में क्यों था। 8 जनवरी 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आंध्र प्रदेश में विशाखापट्टनम के पास पुदीमदका में राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन के तहत देश की पहली ग्रीन हाइड्रोजन हब परियोजना की आधारशिला रखी है। यह प्रोजेक्ट एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड के द्वारा स्थापित की जा रही है। इसमें प्रतिदिन 1500 टन ग्रीन हाइड्रोजन डेरिवेटिव जैसे ग्रीन मेथनॉल, ग्रीन यूरिया, टिकाऊ विमान ईंधन का उत्पादन करेगा। ग्रीन हाइड्रोजन हब राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन के तहत 2030 तक 5 मिलियन मीट्रिक टन प्रतिवर्ष ग्रीन हाइड्रोजन और 125 गीगावाट अक्षय ऊर्जा क्षमता को जोड़ने में मदद करेगा। आंध्र प्रदेश में ही अनकापल्ली जिले में बल्ब ड्रग सुविधा राज्यों में ये बल्ब ड्रग सुविधा क्या है कि राज्यों में थोक दवाओं का निर्माण करना देश के 3 बल्ब ड्रग पार्कों में से एक है। पहला है अनकापल्ली आंध्र प्रदेश में, दूसरा है ऊना जिला में हिमाचल प्रदेश और तीसरा है भरूच गुजरात में। इससे मेडिसिन में देश की आयात पर निर्भरता कम से कम करने का लक्ष्य रखा गया है। यहाँ इस करंट अफेयर्स में हम 2 देख लिए। एक है ग्रीन हाइड्रोजन प्रोजेक्ट के बारे में, दूसरा है बल्ब ड्रग सुविधा के बारे में।
अगला न्यूज है, महाकुंभ मेला 2025 में भाग लेने वालों के लिए विशेष बीमा कवरेज प्रदान करने के लिए किन कंपनियों ने साझेदारी की है। ऑप्शन ए है फोन पे और आईसीआईसी बैंक, ऑप्शन बी है फोन पे और आईसीआईसी लंबार्ड जनरल इंश्योरेंस, ऑप्शन सी है गूगल पे और आईसीआईसी लंबार्ड जनरल इंश्योरेंस, ऑप्शन डी है पेटीएम और आईसीआईसी लंबार्ड जनरल इंश्योरेंस। इसका सही जवाब हो जाएगा फोन पे और आईसीआईसी लंबार्ड जनरल इंश्योरेंस। ये दोनों कंपनी मिलकर के जो महाकुंभ मेला 2025 में होने जा रहा है उसमें श्रद्धालुओं के लिए, चाहे जो भाग लेने वाले उनके लिए विशेष बीमा कवरेज प्रदान किया गया। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में 13 जनवरी से 26 फरवरी 2025 तक होने वाली महाकुंभ मेले में फोन पे ने उपस्थित लोगों के लिए विशेष बीमा कवरेज प्रदान करने के लिए आईसीआईसी लॉम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस के साथ साझेदारी की है। यह बीमा योजना क्या है, इसका हम बारे में जानते हैं। ये कवर दो तरह से करेगा, एक ट्रेन या बस यात्री के लिए 59 रुपया प्रति यात्री, और दूसरा है घरेलू उड़ान यात्री के लिए जो डोमेस्टिक फ्लाइट से ट्रेवल करेंगे उसके लिए 99 रुपया प्रति यात्री। कवरेज की अवधि होगी 13 जनवरी से लेकर 26 फरवरी 2025 तक का ही है। कवरेज क्या क्या मिलेगा इसमें, अस्पताल में भर्ती होने पर 50,000 रुपया तक का कवरेज है, ओपीडी में उपचार कराने के लिए 1500 तक है, व्यक्तिगत दुर्घटना कवर है 1 लाख तक, और यात्रा अगर रद्द की जाती है, कैंसिल की जाती है तो 5,000 रुपया तक बीमा कवरेज मिलेगा। अगर बैगेज का नुकसान होता है फ्लाइट में घरेलू उड़ान यात्रियों के लिए तो 5,000, और कनेक्टिविटी फ्लाइट छूटने पर भी 5,000 तक का इंश्योरेंस कवर होगा। अगला न्यूज देखते हैं, हाल ही में लेबनान के नए राष्ट्रपति के रूप में किसे नियुक्त किया गया। ऑप्शन ए है मिशेल ओन, ऑप्शन बी है जनरल जोसेफ ओन, ऑप्शन सी है साद हरीरी, ऑप्शन डी है वालिद जुबलट। इसका सही जवाब हो जाएगा जनरल जोसेफ ओन। जनरल जोसेफ ओन को लेबनान के नए राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है। 9 जनवरी 2025 को लेबनान की संसद ने जनरल जोसेफ ओन को देश का नया राष्ट्रपति चुना है। जनरल ओन, जिन्होंने 2017 से लेबनानी सशस्त्र बलों के नेतृत्व किया है, वे 99 वोट से जीत हासिल की है। लेबनान अक्टूबर 2022 से ही राष्ट्रपति के बिना था, यह पद खाली था 2022 से ही, इसलिए इसका चुनाव हुआ है। यहाँ के प्रधानमंत्री है वर्तमान में नजीब आजमी मिकाती, अभी तक के 3 बार प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं। चुने गए नए राष्ट्रपति के लिए चुनौतियां क्या क्या है लेबनान देश के लिए। आर्थिक संकट, लेबनान वित्तीय संकटों में से एक से जूझ रहा है जिसमें बढ़ती मुद्रास्फीति और व्यापक गरीबी भी शामिल है। राजनीतिक स्थिरता क्या ये चुनौती रहेगी नए राष्ट्रपति को सुधारों को लागू करने और राज्य संस्थाओं में विश्वास बहाल करना होगा। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को भी मजबूत करना होगा, जैसे पुनर्निर्माण और विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहायता प्राप्त करना लेबनान के लिए एक महत्वपूर्ण लक्ष्य होगा और ये चुनौती भी है। लेबनान के बारे में जानते हैं। लेबनान देश यह पश्चिमी एशिया में भूमध्य सागर के पूर्वी तट पर स्थित है। यह देखते हैं, यह है भूमध्य सागर, मेडिटेरियन सी है, और ये रहा लेबनान। बेरूट इसका राजधानी है। यह है पूरब से सीरिया से घिरा हुआ है, यह है पूरब और उत्तर सीरिया से है, और दक्षिण में है इजरायली ऑक्युपाइड लैंड जो है पैलेस्तीन का, उससे घिरा हुआ है। तो एक तरफ समुद्र से है और 3 तरफ से ये देशों से घिरा हुआ देश है, ये लेबनान रहा। इसकी अर्थव्यवस्था ज्यादातर बैंकिंग और पर्यटन सहित सेवाओं पे इसका महत्वपूर्ण गतिविधियां होती है। इसकी सीमाएं वही बताएं, पश्चिम में भूमध्य सागर से है, यहाँ देख रहे हैं, उत्तर पूर्व में है सीरिया से, और दक्षिण में जो है इजराइल ऑक्युपाइड लैंड है उससे घिरा हुआ है। इसका इतिहास जानते हैं कि दुनिया का सबसे पुराना लगातार बसा हुआ शहर है। आधुनिक बेरूत से लगभग 30 किलोमीटर उत्तर में है। ये 400 से अधिक वर्षों तक 1516 से 1918 तक लेबनान ओटोमन साम्राज्य का हिस्सा था। 1920 में ओटोमन साम्राज्य के पतन के बाद लेबनान फ्रांस के शासन में हो गया, जिसने ग्रेट लेबनान राज्य का निर्माण किया। 1943 में लेबनान को फ्रांसीसी से स्वतंत्रता प्राप्त हुई थी। इसके भूगोल के बारे में जानते हैं। लेबनान पर्वत जो 9,800 फीट ऊंचा देश के मध्य में फैला हुआ है। लेबनान में एकमात्र नदी है लिटानी नदी, यहीं से पानी प्राप्त होती है। एकमात्र नदी है लिटानी नदी लेबनान में। यहाँ की जलवायु है भूमध्य सागरीय जलवायु है। चलिए अगला न्यूज देखते हैं। किस कंपनी ने भूटान में पुनात संगछू फेज 2 जल विद्युत परियोजना को 2 इकाइयों को सफलतापूर्वक चालू किया है। ऑप्शन ए है एनटीपीसी नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन, ऑप्शन बी है भेल भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, ऑप्शन सी है एनएचपीसी नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन, या ऑप्शन डी एलएनटी। इसका सही जवाब हो जाएगा भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड। देखते हैं न्यूज में क्यों था। भारत सरकार के स्वामित्व वाली कंपनी भेल ने भूटान में 1020 मेगावाट की पुनात सांगछू फेज 2 जल विद्युत परियोजना को 2 इकाइयों को सफलतापूर्वक चालू कर दिया है। यह भूटान की शाही सरकार और भारत सरकार के बीच समझौते के तहत पुनात सांगछू फेज 2
हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट प्राधिकरण द्वारा विकसित किया जा रहा है। यह परियोजना पुनासांगछू नदी पर विकसित की जा रही है, जिसे संकोश नदी के भी नाम से जानते हैं। इस प्रोजेक्ट का नाम यहाँ के नदी के नाम पर रखा गया है, पुनासांगछू नदी, जिसे संकोश नदी के नाम से भी जानते हैं। ये दो नाम हो गया उसी नदी का। यह नदी भूटान से निकलती है और असम में ब्रह्मपुत्र में जाके मिल जाती है। यह याद रखेंगे, ये ज्योग्राफी का है, ये मैपिंग का भी है। रिवर ये पुनासुंग नदी है, ये निकलती है भूटान से निकलते हुए असम में जाकर ब्रह्मपुत्र नदी में मिल जाता है। भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड जल विद्युत संयंत्रों को संचालन के लिए आवश्यक टरबाइन और अन्य विद्युत यांत्रिक उपकरणों की आपूर्ति करता है। भूटान में अन्य परियोजना जो भारत सरकार के संयुक्त से चल रहा है, ये है दोनों सरकार के बीच पहला जल विद्युत समझौता 1961 में जल ढाका जल विद्युत के लिए हुआ था। जल ढाका परियोजना पश्चिम बंगाल में स्थित है और उत्पादित बिजली का बड़ा हिस्सा भूटान को निर्यात किया जाता है। भूटान की पहली प्रमुख जल विद्युत परियोजना 336 मेगावाट चूखा जल विद्युत परियोजना है, जिसे 1987 में चालू की गई थी और इसे भारत की सहायता से बनाया गया था। यह परियोजना भूटान में वांगचू नदी बेसिन पर बनाई गई है, इसे भी याद रखेंगे। भूटान में वांगचू नदी बेसिन पर निर्मित 1020 मेगावाट की ताला जल विद्युत परियोजना को भी भारत सरकार के द्वारा पूर्णतः वित्त पोषित किया गया, अर्थात भारत सरकार ही बनाया था। और मंगछेदु नदी पर 720 मेगावाट की मंगछेदु जल विद्युत परियोजना 2019 में चालू की गई थी। तब टोटल कितने हो गए प्रोजेक्ट जल विद्युत के लिए? 4 प्रोजेक्ट। पहला हो गया पुनासांगछू फेज 2 का भी जो हो रहा है। दूसरा हो गया जो पहला है दोनों देशों की सरकारों के बीच समझौता हुआ था, जल विद्युत परियोजना जल ढाका, और ये दूसरा हो गया। और तीसरा हो गया आपको चूखा जल विद्युत परियोजना 1987 में। उसके बाद चौथा हो गया वांगचू नदी पर है ताला जल विद्युत परियोजना, और पांचवा हो गया मंगछेदु नदी पर है मंगछेदु जल विद्युत परियोजना 2019 में चालू किया गया था। ये सब इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखेंगे क्योंकि हम नेबरहुड कंट्री के रिलेशनशिप में भी इसे हम देख पढ़ सकते हैं। और करंट अफेयर्स में तो ये सवाल पूछे ही जाते हैं पीटी में, चाहे पीसीएस हो या यूपीएससी या अदर वनडे एग्जामिनेशन में। अगला न्यूज है, भारत सरकार के द्वारा जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट के तहत कौन सा पोर्टल लॉन्च किया गया? ऑप्शन ए है भारतीय जीनोमिक डेटा पोर्टल, ऑप्शन बी है भारतीय जैविक डेटा केंद्र पोर्टल, ऑप्शन सी है राष्ट्रीय जीवन विज्ञान डेटा पोर्टल, ऑप्शन डी है जीनोम डेटा एक्सचेंज पोर्टल। इसका सही जवाब हो जाएगा इंडियन बायोलॉजिकल डेटा सेंटर पोर्टल, IBDC। इसका लॉन्च किया गया है किसके लिए? जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट के तहत लॉन्च किया गया है। ये होता है क्या, इसे जानते हैं, चलिए आगे देखते हैं। जीनोम डेटा के मामले में भारत आत्मनिर्भर बन गया है। भारत ने जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट के तहत 10,000 पूरे जीनोम नमूनों के सफलतापूर्वक डिकोड किया। भारत और विदेशों में शोधकर्ताओं के लिए जीनोम डेटा सुलभ बनाने के लिए भारत सरकार ने एक समर्पित भारतीय जैविक डेटा केंद्र पोर्टल लॉन्च किया है 9 जनवरी 2025 को नई दिल्ली में। यह भारत सरकार का जीवन विज्ञान डेटा का पहला राष्ट्रीय भंडार होगा, इसे याद रखेंगे। यह डेटा सेंटर मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंडर डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी के अधीन आता है। इसकी स्थापना कब राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र के सहयोग से DBT को क्षेत्रीय केंद्र फरीदाबाद में किया गया। इसका केंद्र कहाँ होगा? ये फरीदाबाद में, हरियाणा। जीनोम के बारे में जानते हैं, जीनोम क्या होता है और ये डिपार्टमेंट बायोटेक्नोलॉजी के अंदर ये काम करता क्या है, इसका क्या महत्व है। जीनोम वो है किसी जीव में मौजूद सभी आनुवांशिक सामग्री का सेट होता है। जैसे जीनोम में उस जीव के निर्माण और उसे बढ़ने और विकसित होने के लिए आवश्यक सभी आनुवांशिक जानकारी होती है। जैसे कोई भी इंसान व्यक्ति कैसे बढ़ता है, उसका विकास, उसका डेवलपमेंट, उसकी जीनोम के भीतर DNA के क्षेत्र होते हैं जिन्हें जीन कहा जाता है। जीनोम प्रोजेक्ट के लाभ क्या क्या होंगे? जीनोम मैपिंग से पता चलेगा कि किसी व्यक्ति को कौन सी बीमारी हो सकती है और उसके लक्षण क्या है, इससे मालूम चलेगा। DNA फोरेंसिक में पहचान के लिए इसका काम हो सकता है। जैसे DNA के माध्यम से आपराधिक जांच करना, अपराधियों की पहचान और अन्य पारिवारिक संबंधों के पहचान के लिए मदद मिलेगा। DNA के माध्यम से ही लुप्तप्राय या संरक्षित प्रजातियों की पहचान करके वन्यजीव संरक्षण को बढ़ाया जाएगा, उसमें सहायता भी मिलेगी। कृषि, पशुधन प्रजनन और जैव प्रसंस्करण, इससे रोग प्रतिरोधी, सूखा प्रतिरोधी फसल किस्मों और रोग प्रतिरोधी कृषि पशुओं को विकसित करने में भी मदद मिलेगा। अगला न्यूज देखते हैं, लाल बहादुर शास्त्री किस वर्ष भारत के प्रधानमंत्री बने? ऑप्शन ए है 1969 में, ऑप्शन बी है 1962, ऑप्शन सी है 1966 या ऑप्शन डी है 1964। इसका सही जवाब होगा 1964 में। ये भारत के दूसरे प्रधानमंत्री बने 1964 में, पंडित जवाहरलाल नेहरू के मृत्यु के बाद। लाल बहादुर शास्त्री भारत के दूसरे प्रधानमंत्री हैं और भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के एक प्रमुख नेता थे। उन्हें उनकी सादगी और ईमानदारी और देशभक्ति के लिए याद किया जाता है। उन्होंने
देश को जय जवान और जय किसान का नारा दिया था। उनका जन्म 2 अक्टूबर 1904 को मुगल सराय जिला उत्तर प्रदेश में हुआ था। लाल बहादुर शास्त्री महात्मा गांधी के नेतृत्व में स्वतंत्रता संग्राम में सक्रिय भागीदारी बने। उन्होंने 1920 में असहयोग आंदोलन, 1930 में दांडी मार्च और 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लिए। प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु के बाद जून 1964 से लाल बहादुर शास्त्री ने भारत के दूसरे प्रधानमंत्री पद को संभाला। उनका कार्यकाल हालांकि 19 महीने का ही था। इनकी उपलब्धियां क्या क्या है? उन्होंने जय जवान जय किसान का नारा दिया 1965 के भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान। हरित क्रांति में उनका योगदान है। शास्त्री जी ने कृषि क्षेत्र में हरित क्रांति को बढ़ावा दिया और आधुनिक कृषि तकनीकों, उच्च उपज वाली फसलों किस्मों के उपयोग को प्रोत्साहन भी किया। 1965 के पाकिस्तान के साथ युद्ध के दौरान शास्त्री जी का नेतृत्व भारत की जीत सुनिश्चित किया। उनका निधन 11 जनवरी 1966 को उज्बेकिस्तान के ताशकंद, जो उस समय के सोवियत संघ का हिस्सा था, में हुआ था। वे 1965 के युद्ध के बाद पाकिस्तान के साथ शांति समझौते, ताशकंद समझौते पर हस्ताक्षर करने के लिए गए थे। उनकी मृत्यु वही ताशकंद में ही हुई थी। इसको याद, ताशकंद समझौता, ये याद रखेंगे। 1966 में मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया। ये भारत के प्रथम व्यक्ति हैं जिनको मरणोपरांत भारत रत्न मिला। तो दोस्तों, आज के करंट अफेयर्स में बस इतना ही है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो आप इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को भी दें, ताकि वो भी करंट अफेयर से अवगत हो सके। देखने के लिए धन्यवाद। तब तक के लिए स्टे फोकस्ड एंड कीप लर्निंग। थैंक यू एंड टेक केयर।